नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम उस गैंग के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झूठे तनाव की कहानियां फैलानी शुरू कर दी हैं। जिस समय देश चुनाव के नतीजों की चर्चा कर रहा था, टुकड़े टुकड़े गैंग चुपचाप अपने काम में लगा हुआ था। इस गैंग ने एक बार फिर दो लोगों के झगड़े को धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। इसकी रेसिपी तो पहले से ही तैयार थी, बस उसे सनसनीखेज बनाना बचा था। डीएनए में आज हम आपको सेक्युलर गैंग के पास मौजूद वो रेसिपी बताएंगे जिससे वो धार्मिक तनाव फैलाते हैं। क्या भारत के दो टुकड़े करने का सिद्धांत वीर सावरकर ने दिया था? क्या वीर सावरकर ने जिन्ना से भी पहले हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग देशों की थ्योरी दी थी? ये सवाल इसलिए आज उठे हैं क्योंकि जिन्ना प्रेमियों ने एक बार फिर वीर सावरकर को बदनाम करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आज स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती है। आज का दिन इस महान नेता को श्रद्धांजलि देने का है, लेकिन कुछ जिन्ना प्रेमी इस पवित्र दिन को अपवित्र करना चाहते हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की आदत देश के लिए घातक हो सकती है और इसलिए आज हम ऐतिहासिक तथ्यों, पुस्तकों और गहरे रिसर्च की मदद से वीर सावरकर को बदनाम करने वालों के झूठ का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह 30 मई को होगा, लेकिन इसके गेस्ट लिस्ट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे शपथ ग्रहण में पड़ोसी देशों के नेताओं को इस बार भी बुलाया है, लेकिन इस बार पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया। आज हम डीएनए में मोदी की उस कूटनीति का भी विश्लेषण करेंगे जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान अकेला पड़ता जा रहा है। और आज हम आपको यूक्रेन के नए राष्ट्रपति से मिलवाएंगे जिन्होंने सरकारी दफ्तरों में अपनी तस्वीरें न लगाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायक और 63 पार्षद आज बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हुए। टीएमसी विधायक शुभ्रांशु रॉय और तुषार कांति भट्टाचार्य के अलावा सीपीएम के विधायक देवेंद्र रॉय ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। जैसे बंगाल में 7 चरण में चुनाव हुए थे, हम भी इसी प्रकार अगले महीने 7 चरण में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम करेंगे। शुभ्रांशु रॉय 2017 में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए मुकुल रॉय के बेटे हैं। बीजेपी में शामिल हुए पार्षद काचरापारा, हाली शहर और नैहाटी नगर परिषद से हैं। ये सभी नगर परिषद उत्तरी 24 परगना जिले में हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगी। 30 मई को शपथ लेने जा रही मोदी सरकार के मंत्रिमंडल पर चर्चा के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये मीटिंग प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई। अमित शाह पीएम मोदी से मिलने शाम 4:45 पर पहुंचे। माना जा रहा है कि इस बैठक में बीजेपी कोटे से बनने वाले मंत्रियों के नामों पर मुहर लग गई है। साथ ही घटक दलों से आए नामों पर भी विचार हुआ है। ये भी माना जा रहा है कि बैठक में नामों के अलावा विभागों को भी अंतिम रूप दिया गया। वीर सावरकर को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी ने कहा है कि जिन्ना और सावरकर की तुलना गलत है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने कहा है कि सावरकर का द्विराष्ट्रवाद से कोई संबंध नहीं है। जिन्ना एक विलेन है और सावरकर एक राष्ट्रनायक है। राष्ट्रनायक की तुलना जिन्ना से करना, लगता है कांग्रेस एक नई संस्कृति का जन्म दे रही है। कल भूपेश बघेल ने कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना से पहले सावरकर ने धार्मिक आधार पर देश के बंटवारे की बात कही थी। विनायक दामोदर सावरकर ने प्रस्ताव रखा था कि हिंदुस्तान आजाद हो तो 2 राष्ट्र के रूप में हो। धार्मिक आधार पर उन्होंने 2 राष्ट्र की मांग उन्होंने रखी और जिन्ना ने उसे इम्प्लीमेंट किया। ये तो ऐतिहासिक तथ्य है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने आज विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए वीर सावरकर को याद किया। सावरकर माने त्याग, सावरकर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी से आशीर्वाद लिया। पूर्व राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीर ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, प्रणब दा से मुलाकात हमेशा अनुभव बढ़ाने वाला होता है। उनके ज्ञान और समझ की कोई दूसरी मिसाल नहीं है।
वो एक स्टेट्समैन है। देश के लिए उनका योगदान अमिट है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी संख्या में हथियार मिले हैं। सुरक्षा बलों को कोकेरनाग के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी मारे गए। Their identities and their affiliation to the outfit is being verified. His group is eliminated, Jakar Musa is eliminated. आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा 19 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे। पाकिस्तान ने सीमा पर एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया है। नौशेरा सेक्टर के शेर मकड़ी इलाके में पाकिस्तान की सेना ने बिना किसी उकसावे की गोलीबारी की है, जिसका भारतीय सेना ने जवाब दिया। पाकिस्तान की ओर से पुंछ जिले के शाहपुर इलाके में भी सुबह 10 बजे सीजफायर का उल्लंघन किया गया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया, जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी बंद कर दी गई। पिछले 1 महीने से पाकिस्तान रुक रुक कर नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में इसी तरह से गोलीबारी कर रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक वीडियो से चर्चा में आई मारपीट की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। आरोप है कि 25 फरवरी को गुरुग्राम में 2 लोगों ने एक मुस्लिम युवक से मारपीट की। गुरुग्राम पुलिस का दावा है कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक ही युवक इस वारदात में शामिल था और जल्द ही दोषी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस ने यह भी कहा कि इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जो टीवी पे आया है वो उसमें आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ ट्यूटर्ड टाइप का लग रहा है स्टेटमेंट। कुछ लोग और भी बैठे हुए हैं वहाँ। अगर सबूत मिलते हैं कि किसी ने इसको भड़काने के लिए, अनड्यू भड़काने के लिए ट्यूटर करने की कोशिश की है, तो उसके बारे में भी जांच करें। झारखंड के सरायकेला में आज सुबह एक आईईडी धमाके में 21 जवान घायल हो गए। घायलों में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवान शामिल हैं। ये जवान एक स्पेशल ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए रांची ले जाया गया है, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। नक्सलवाद की जड़ें बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं। यहाँ पर इनकी कोई आइडियोलॉजी बची नहीं है। ये एक क्रिमिनल एक्सटॉर्शनिस्ट ग्रुप के रूप में ऑपरेट कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरह से इसका जड़ से उन्मूलन करने के लिए कटिबद्ध हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत पार्टी के सीनियर नेता लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में ये राहुल जी का बड़प्पन है कि वो इस्तीफे पे बजिद हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आज राहुल गांधी की जरूरत है। इस बीच राजस्थान, गुजरात, झारखंड समेत 6 से ज्यादा राज्यों में कांग्रेस अध्यक्षों और पार्टी के दूसरे नेताओं ने इस्तीफे की पेशकश की है। अच्छी बात है कि लोग खुद से अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं कांग्रेस में, और इस एक तरह से राहुल जी को फ्री हैंड देने की बात है। इस बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है, राहुल के इस्तीफे की पेशकश आत्मघाती है। विपक्षी दलों के सामने एक साझा लक्ष्य था बीजेपी को हटाना, लेकिन इसे राष्ट्रीय विमर्श बनाने में असफल रहे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सरकार ने मरने वालों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच टीम भी बनाई है, जिन्हें 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। संवेदनशील और दुखद घटना है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पे शोक प्रकट करते हुए कुछ कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम की एक खबर पिछले 3 दिनों से बहुत चर्चा में है। आपने भी शायद इसके बारे में पढ़ा होगा और सुना होगा। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स पर यह दिखाया जा रहा है कि वहां नमाज पढ़कर लौट रहे एक मुस्लिम युवक को कुछ लोगों ने पीटा, उसकी टोपी उतार कर फेंक दी और उस पर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाने का दबाव डाला। देश का टुकड़े टुकड़े गैंग इस खबर से यह प्रचार कर रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने आज टुकड़े टुकड़े गैंग के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। आज आपको इस घटना का पूरा सच जानना चाहिए ताकि आपको यह पता चले कि यह घटना असल में क्या थी और उसे किस तरह से धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई।
हमारे पास प्रमाण के रूप में उस सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर है जो पुलिस ने जारी की है और एफआईआर की कॉपी है जो पीड़ित ने पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज कराई है। इस एफआईआर में लिखा है कि यह घटना 25 मई की रात की है। 25 वर्ष का मोहम्मद बरकत आलम उस रात गुरुग्राम के सदर बाजार की बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़कर लौट रहा था। रात 10:15 बजे 6 लोग बरकत आलम के पास आए। इनमें से 4 लोग बाइक पर थे और 2 लोग पैदल थे। पैदल चल रहे 2 लोगों ने बरकत के साथ मारपीट की और यह भी कहा कि इस इलाके में टोपी पहनकर नहीं जा सकते। बरकत ने पुलिस को यह भी बताया कि आरोपियों ने शराब पी हुई थी, यानी वो शराब के नशे में थे। अब इस तस्वीर को देखिए। सीसीटीवी फुटेज से ली गई इस स्टिल पिक्चर में आपको 2 लोग दिख रहे हैं, एक बरकत है और दूसरा आरोपी है। इस फोटो में, इस तस्वीर में तारीख और समय लिखा है 25 मई रात 9:58। यानी जब यह विवाद हो रहा था उस वक्त 2 ही लोग वहां मौजूद थे, एक आरोपी और दूसरा पीड़ित बरकत आलम। अब आपको यह जानना चाहिए कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद बरकत आलम ने मीडिया को क्या कहा और उस बयान पर पुलिस के क्या दावे हैं। बरकत ने कहा कि उसके साथ पैदल चल रहे लोगों ने मारपीट की। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को देखा तो पता चला कि बरकत की लड़ाई सिर्फ एक लड़के से हुई थी जिसने शराब पी हुई थी और वहां कोई नहीं था। पीड़ित ने मीडिया से कहा कि उसकी टोपी फेंक दी गई, लेकिन पुलिस का कहना है कि आरोपी ने उसके सिर पर हमला जरूर किया था, इसकी वजह से उसकी टोपी नीचे गिर गई। बरकत ने मीडिया में यह आरोप लगाया कि उससे जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगवाए गए, जबकि एफआईआर में बरकत ने ऐसा कुछ नहीं लिखवाया, ऐसी कोई शिकायत नहीं की। इस मामले पर गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर मोहम्मद अकील ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इस झगड़े को जो धार्मिक रंग दिया जा रहा है वो बिल्कुल सच नहीं है। बरकत के बदले बयान के पीछे कौन लोग हैं, गुरुग्राम पुलिस इसका भी पता लगाएगी। मुझे ऐसा ही लगता है कि कहीं से ट्यूटर कुछ हुआ है, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट जो आ रहा है, जो टीवी पे आया है, वो उसमें आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ ट्यूटर्ड टाइप का लग रहा है स्टेटमेंट। कुछ लोग और भी बैठे हुए हैं वहां पे जो बात कर रहे हैं। और एक बार पूरी घटना क्लियर हो जाने के बाद अगर हमें लगता है, अगर सबूत मिलते हैं कि किसी ने इसको भड़काने के लिए, अनड्यू भड़काने के लिए ट्यूटर करने की कोशिश की है, तो उसके बारे में भी जांच करेंगे। अब देश में 2 तरह की माइनॉरिटीज हैं, 2 तरह के अल्पसंख्यक समाज हैं, 2 तरह के मुसलमान हैं। एक वो जो मुख्य धारा में रहना चाहते हैं और एक वो जो बार बार ये आरोप लगाते हैं कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है और उन्हें लोग परेशान कर रहे हैं। अब समस्या यह है कि अगर आज देश में एक हिंदू और एक मुसलमान के बीच कोई झगड़ा हो जाए और उस झगड़े का धर्म से कोई लेना देना ना हो सकता है वो दोनों पड़ोसी हो सकता है साथ साथ काम करते हो सकता है उनका कोई और दूसरा निजी मामला हो जिसकी वजह से ये 2 लोग आपस में झगड़ा करें और उसमें से दोनों में से जो अल्पसंख्यक समुदाय से आता हो वो अगर ये कह दे कि मुझसे झगड़ा इसलिए किया गया क्योंकि मैं नमाज पढ़कर आ रहा था, मुझसे झगड़ा इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने मुझे जबरदस्ती भारत माता की जय के नारे लगवाने के लिए कहा, तो फिर ये बहुत बड़ी हेडलाइन बन जाती है और यही इस देश में हो रहा है। ये फैशनेबल है। आज आपने देखा होगा, हमने आपको जो तस्वीर आज आपको बताई, ये बहुत जरूरी है कि ये सारी तस्वीरें और ये हकीकत आप तक पहुंचे। हम चाहते तो दूसरे मीडिया हाउसेस की तरह, दूसरे न्यूज चैनल्स की तरह पीड़ित बरकत के बयान के आधार पर गुरुग्राम की इस घटना को बिना जांचे परखे आपको दिखा सकते थे और इसे बहुत बड़ी हेडलाइन भी बना सकते थे, जैसा कि बाकी लोगों ने किया भी। लेकिन हम इस मामले की तह तक गए। हमारी टीम ने लगातार 3 दिनों तक इस खबर की पूरी जांच पड़ताल की ताकि आप सिर्फ सच देख सकें। और जब पूरी जांच पड़ताल हो गई और हमें इस बात का पूरा भरोसा हो गया कि इस बार भी एक खबर को, जिसमें ये एक सामान्य झगड़ा है और उस सामान्य झगड़े को धार्मिक रंग देकर हेडलाइन बनाने की कोशिश की, माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे देश के मीडिया ने हाथों हाथ इस खबर को उठा लिया। पहले पन्ने पर अखबारों ने इस खबर को छापा, न्यूज चैनल्स ने इसे हेडलाइन बनाया और हमारे देश के ऐसे बहुत सारे नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं जिन्होंने लगातार इस खबर पर लिखना शुरू कर दिया,
सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे करने शुरू कर दिए और ये कहना शुरू कर दिया कि लोकतंत्र अब खतरे में है। छह लड़का है, उस पर मेरे को बोला है टोपी वाले रुक। FIR दर्ज हुई है, ऐसा वर्जन नहीं था। ये सारी घटना 1.5-2 मिनट की, 3 मिनट की हो सकती है। 2 लोग और 1.5 मिनट का झगड़ा, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया गया जैसे देश में लोकतंत्र खतरे में हो। दिल्ली के पास गुरुग्राम के सदर बाजार का यह वही इलाका है जहां मोहम्मद बरकत आलम और आरोपी के बीच 25 मई की रात लड़ाई हुई। लड़ाई कैसे हुई, इस सवाल का जवाब आप गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर मोहम्मद अकील से खुद सुनिए। एक जो उस रात को मिला वो ऐसा था जो कि जिसमें पूरी की पूरी घटना कैप्चर हो रखी थी। उसमें दिखाई देता है फुटेज में कि ये जो विक्टिम है बरकत आलम, ये आ रहा है गली के एक मोड़ से मुड़ा है। ऐसा लगता है पीछे से कोई आवाज देता है इसको। ये एक बार को नहीं रुका, लेकिन फिर दोबारा कोई आवाज टाइप लगता है कोई दे रहा है, ये रुका और रुकने के बाद दोनों में कोई बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद एक जो दूसरा जो अक्यूज्ड पर्सन है उसने इसके सर पे हाथ मारा। सर पे हाथ मारने से एज पर हिज वर्जन इसकी टोपी नीचे गिर गई। इसने रोकने की भी कोशिश की लेकिन वो नहीं पकड़ पाया, वो नीचे गिर गई। उसके बाद फिर कुछ बातें हुई, कुछ लोगों ने बीच बचाव की भी कोशिश की है उसमें, और धक्का मुक्की हुई। जो कल्प्रिट है उसने कोई छोटा सा एक वहीं सड़क पे पड़ा हुआ कोई डंडा या कोई चीज है वो उठाई, बहुत क्लियर नहीं दिखाई देता है, वो भी उठाया है। और उसके बाद वो चला जाता है। ये सारी घटना 1.5-2 मिनट की, 3 मिनट की हो सकती है। ये तो गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर का बयान था। अब पीड़ित बरकत का वो बयान सुनिए जिसके आधार पर टुकड़े टुकड़े गैंग सांप्रदायिक तनाव फैलाने का अपना एजेंडा आगे बढ़ाने पर जुट गया है। 6 लड़का है, उस पर मेरे को बोला है टोपी वाले रुक। तो उसके बाद मैं रुका, उसके बाद मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, गाली वाली देने लगा कि तुमको पता नहीं इस एरिया में टोपी पहन के जाना अलाउड नहीं है, टोपी उतारो। टोपी मेरे को थप्पड़ मार के उतार दिया, फेंक दिया नीचे। गाली गुलम करने लगा, भारत माता की जय बोलो, यही सब उल्टा पुल्टा पूरा बकने लगा, जय श्री राम लगाओ। बरकत का यह बयान पुलिस में दर्ज FIR से मेल नहीं खाता, क्योंकि FIR में नारे लगाने का, दबाव बनाने का जिक्र है ही नहीं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बरकत ने FIR दर्ज कराने के अगले दिन से मीडिया में बयान देना शुरू कर दिया। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक इस बयान में महामिलावट के पीछे कुछ ना कुछ एजेंडा हो सकता है। जब तक हमने स्टेटमेंट नोट की है, FIR दर्ज हुई है, ऐसा वर्जन नहीं था। सेकंड डे मैं नहीं कह सकता कौन उनके साथ लोग मिले हैं, क्या कुछ उसको कहा गया है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। हम क्रिमिनल एंगल से FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी ही सच्चाई बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। इस मामले की पड़ताल के दौरान जी मीडिया की टीम को एक ऐसा चश्मदीद मिला जो झगड़े के दौरान बरकत को बचाने गया था। नमाज पढ़ के जा रहा था तो किसी ने उसको पकड़ लिया। अब ये पता नहीं वो कौन था, बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। यहाँ तो बिल्कुल शांति है, कुछ भी नहीं है ऐसा। और नीचे यानी सुबह तो किसी दुकानदार को पता भी नहीं था ये घटना हुई है कि नहीं। वो आधे घंटे में मसला खत्म भी हो गया। आधे घंटे में बिल्कुल पता भी नहीं चला कुछ भाई कोई झगड़ा हुआ था कि नहीं। और अब अंत में गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर मोहम्मद अकील की एक अहम सलाह सुन लीजिए। सभ्य समाज में इस तरीके की किसी भी घटना का कोई जगह नहीं होती, कोई स्थान नहीं होता। ये क्रिमिनल, जिसको मैंने बोलना चाहिए, एक क्रिमिनल इंसिडेंट है और किसी क्रिमिनल का कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कोई ग्रुप नहीं होता। इसको सेंसेशनलाइज ना करें। इससे क्या होता है कि ऐसे क्रिमिनल को अनड्यू वेटेज, अनड्यू फुटेज मिल जाता है। जिस तरह आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसी तरह अपराधियों का भी कोई धर्म नहीं होता।
कोई जाति नहीं होती। यह सलाह खास तौर पर टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए है। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर ने जिस तरफ इशारा किया वो वही लोग हैं जो देश में हिंदू मुसलमान के बीच तनाव की झूठी कहानियां बनाने और उन्हें फैलाने में लंबे समय से जुटे हुए हैं। इनके काम करने का एक बहुत ही खास तरीका होता है। ऐसे दुष्प्रचार की एक रेसिपी है, या ये कह लीजिए कि एक फॉर्मूला है। आज हम आपको यही फॉर्मूला बताते हैं। वैसे आप जानते होंगे, फिर से एक बार आप सुन सकते हैं। पहले एक खास समुदाय से जुड़ी हुई कोई खबर आती है, फिर उससे जुड़ा हुआ एक वीडियो आता है जो कई बार डॉक्टर्ड होता है, जिसे कुछ खास पार्टियों के लिए प्रचार करने वाले न्यूज वेबसाइट्स प्रमुखता से जगह देती हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई है, न्यूज वेबसाइट्स, और वो एक खास विचारधारा को प्रमोट करती हैं, कुछ खास पार्टियों को प्रमोट करती हैं। उन पार्टियों से ऐसी न्यूज वेबसाइट्स को फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है, या फिर इन वेबसाइट्स के जो मालिक पत्रकार हैं वो पहले पुरानी सरकारों के दौरान उन सरकारों से बहुत सारे फेवर्स ले चुके हैं, उनसे अपने बहुत सारे काम करवा चुके हैं, इसलिए एक कार्यकर्ता की तरह ऐसी पार्टियों के लिए काम करते हैं। इसलिए आपने नोट किया होगा कि जब भी ऐसी कोई हिंदू मुसलमान वाली खबर आती है, कुछ खास वेबसाइट्स और कुछ खास चैनल्स और कुछ खास अखबार ही उसे ज्यादा महत्व देते हैं, सबसे पहले वही उठाते हैं। फिर इससे संबंधित वीडियो और इससे जुड़ी खबर को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जाता है कोई अच्छा सा हैशटैग देकर। फिर कुछ दलों के नेता, कुछ पार्टियों के नेता फिर इस पर अपने अपने बयान देने लगते हैं। टीवी चैनल्स इन खबरों को तुरंत हाथों हाथ उठा लेते हैं, ये सोचकर कि ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है पूरे देश का मूड यही हो और पूरे देश का माहौल यही हो। आजकल जो टीवी चैनल्स डिबेट करते हैं वो भी हर रोज सुबह ये देखकर अपना विषय चुनते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है। फिर जो कुछ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा होता है उसी को आप शाम को न्यूज चैनल्स पर डिबेट के दौरान देखते हैं, और फिर आपको यह बताया जाता है कि कैसे लोकतंत्र खतरे में आ गया है। ऐसा ही खतरा टुकड़े टुकड़े गैंग को उस घटना में भी दिखा था जो 21 मार्च को गुरुग्राम में हुई थी। 21 मार्च को आपको याद होगा, होली के दिन गुरुग्राम के भोंडसी में दो पक्षों में क्रिकेट की एक बॉल को लेकर, क्रिकेट की बॉल लगने से एक झगड़ा हो गया था। इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर लाठियों और डंडों से मारपीट की। पीड़ित ने कहा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है। पुलिस ने भी कहा कि लड़ाई खेल को लेकर हुई है, लेकिन पहले इस झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, फिर कुछ नेताओं के बयान आए, मोहल्ले की इस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम रंग देने की पूरी कोशिश की गई। वहां पर विवाद तो क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ था, लेकिन एक खास तरह की राजनीति करने वाले लोगों ने उसे दो धर्मों के बीच का झगड़ा बना दिया, और इसके बाद धार्मिक सहिष्णुता पर बड़ी बहस छिड़ गई और कहना शुरू हो गए लोग कि इंटॉलरेंस देश में फैल रहा है। लेकिन इस रेसिपी में एक ट्विस्ट भी है। अगर पीड़ित मुस्लिम है तो फॉर्मूला अलग है, और अगर पीड़ित हिंदू है तो फॉर्मूला अलग है। हमने इसी महीने दिल्ली में हुई एक घटना के दौरान ये देखा। अब देखिए कि अगर ये पूरी तस्वीर उल्टी हो जाए तब क्या होगा। दिल्ली के मोतीनगर में इसी साल 11 मई को, इसी महीने 11 मई को ध्रुव राज त्यागी नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। ध्रुव राज त्यागी को इसलिए मार डाला गया क्योंकि वो अपनी बेटी से छेड़छाड़ का विरोध कर रहे थे। आरोपी मुस्लिम थे, हत्यारे मुस्लिम समुदाय के थे, लेकिन इस घटना से धार्मिक सहिष्णुता खतरे में बिल्कुल नहीं पड़ी, लोकतंत्र खतरे में बिल्कुल नहीं पड़ा, और ना ही इसे धार्मिक चश्मे से देखा गया, और ना ही वो गैंग सक्रिय हुआ जो आपको लोकतंत्र खतरे में है कहकर बार बार डराता आया। यानी इस घटना के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम किसी खबर या घटना को हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक चश्मे से नहीं देखते। हमारा स्पष्ट मानना है कि दो पक्षों के आपसी विवाद को धार्मिक रंग देना बिल्कुल गलत है, और इस तरह की साजिश करने वालों से आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि कई बार इस तरह का दुष्प्रचार मीडिया के जरिए ही हो जाता है, सोशल मीडिया के जरिए होता है, और उसमें बहुत बड़े बड़े पत्रकार बीच में कूद पड़ते हैं, और फिर धीरे धीरे नेता भी उसके बारे में ट्वीट करने लगते हैं और बयानबाजी करने लगते हैं। इसलिए आप हमेशा ऐसी बातों से सावधान रहिए। आपने चुनाव में महामिलावट का जिक्र जरूर सुना होगा।
ठीक इसी तरह खबरों में भी महामिलावट का दौर आजकल चल रहा है। जिस तरह आपने चुनाव में महामिलावट को नकार दिया, हमें उम्मीद है कि आप मीडिया में भी होने वाली इस महामिलावट को नकार देंगे, ठुकरा देंगे, हरा देंगे। इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए ये अब आप नोट कर लीजिए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर तब तक विश्वास नहीं कीजिए जब तक उस वीडियो की सच्चाई को जांच न लें। ऐसे किसी भी वीडियो, ट्वीट या फेसबुक पोस्ट को कभी शेयर ना करें जिससे सांप्रदायिक तनाव भड़कने का डर हो, क्योंकि जो तमाम तत्व हैं ये यही चाहते हैं कि आप ऐसे वीडियोस को आगे शेयर करें। किसी भी खबर पर विवाद हो तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि पुलिस क्या कह रही है। निजी लड़ाई को हिंदू मुस्लिम लड़ाई दिखाने की साजिश करने वालों से आप खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाने की पूरी कोशिश करें। यह आपकी जिम्मेदारी भी है। इसलिए अगर आपके पास व्हाट्सएप पर कोई ऐसा मैसेज आता है या कोई ऐसा वीडियो आता है या फेसबुक पर आता है तो उसे आगे फॉरवर्ड ना करें। हमेशा ध्यान रखिए, आपकी एक गलती से देश में गलत संदेश जा सकता है, माहौल बिगड़ सकता है। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि कैसे जो पश्चिमी मीडिया है वो हाथों हाथ ऐसी खबरों को उठा लेते हैं और फिर ये खबरें छापते हैं कि भारत में कैसे लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, भारत कैसे अलग अलग समुदायों में बंट चुका है और कैसे भारत में असुरक्षा का भाव बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में लोकतंत्र बहुत जल्द खतरे में आ जाता है। हर हफ्ते लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, लेकिन फिर भी खतरे में है। सबसे बड़े लोकतंत्र ने सबसे बड़ा चुनाव पूरा कर लिया, लोकतंत्र फिर भी खतरे में है। इस चुनाव में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाला, फिर भी लोकतंत्र खतरे में है। जनता ने बीजेपी के खाते में 22 करोड़ से ज्यादा वोट दिए। लोकतंत्र को खतरे में बताने वाली कांग्रेस को इस बार सिर्फ 11 करोड़ वोट मिले और बहुत बुरी हालत हो गई ज्यादातर राज्यों में। आपको भी सोचना होगा कि लोकतंत्र खतरे में है या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग खतरे में हैं। खतरे में कौन है? खतरे में लोकतंत्र है, खतरे में भारत है, या खतरे में वो मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें अब अपने भविष्य की चिंता हो रही है, जो टुकड़े टुकड़े भारत के करने के सपने देख रहे थे और अब उन्हें ऐसा लगता है कि ये हो नहीं पाएगा। भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति हमारा संविधान है। लोकतंत्र संविधान से चलता है और संविधान की नजर में देश का हर नागरिक एक बराबर है। समानता का अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है। और दुख की बात आज यह है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समाज, हमारे देश में समाज को हमेशा इन दो भागों में बांटकर देखा गया है। समस्या भी आ रही है कि जो बहुसंख्यक समाज है अब उसे डर लगने लगा है। जो बहुसंख्यक समाज है अब वो असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि बहुसंख्यक समाज पर अब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और जो आम झगड़ों की जो खबरें होती हैं उन्हें भी मसाला लगाकर देश के सामने पेश किया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा इस देश में। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। इसे वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के जरिए बाद में जोड़ा गया। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की ऐसी दुकान हमारे देश में वर्षों से अब चल रही है। सेकुलरिज्म के नाम पर एक ऐसा गैंग हमारे देश में ऑपरेट कर रहा है जो कुछ भी अच्छा इस देश में होने नहीं देना चाहता और बार बार सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। इन्हें जवाब देना बहुत जरूरी है। चुनाव में हारने वाली पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो क्यों हारे, लेकिन कांग्रेस इसके लिए अब भी तैयार नहीं है। जनता ने कांग्रेस की विचारधारा को एक बार नहीं 2-2 बार खारिज किया है। पहले 2014 में जब सिर्फ 44 सीटें आई थी और अब 2019 में। कांग्रेस को अब बीजेपी से लड़ने के लिए नई विचारधारा चाहिए, लेकिन पार्टी 2 बार की हार से कोई सबक लेने के लिए अब भी तैयार नहीं। हिंदुत्व और वीर सावरकर का विरोध अब कांग्रेस के डीएनए में शामिल हो चुका है और शायद डीएनए को बदलना बहुत मुश्किल होता है। तभी तो बार बार हारने के बाद भी कांग्रेस पुराने राजनीतिक फॉर्मूले आजमाने की गलती हर बार करती है। आज स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। आज ही के दिन 28 मई को 136 वर्ष पहले वर्ष 1883 में महाराष्ट्र के नासिक में वीर सावरकर का जन्म हुआ था। सारा देश आज वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दे रहा है।
लेकिन कांग्रेस ने आज भी वीर सावरकर का अपमान किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सावरकर की तुलना देश को बांटने वाले मोहम्मद अली जिन्ना से की है। बघेल ने वीर सावरकर को टू नेशन थ्योरी यानी हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग राष्ट्र के सिद्धांत का समर्थक बताया है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता गांधी परिवार के अलावा किसी भी महापुरुष को महान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पंडित नेहरू का सच बताने से कांग्रेस बहुत आहत होती है, लेकिन सावरकर का अपमान करना कांग्रेस पार्टी अपना कर्तव्य समझती है। वर्ष 2018 में राहुल गांधी ने भी संसद के अंदर वीर सावरकर को अपमानित करने वाला एक बयान दिया था। भूपेश बघेल और कांग्रेस के दूसरे नेता देश बांटने की सजा जिन्ना की बजाय सावरकर को देना चाहते हैं। दामोदर सावरकर ने प्रस्ताव रखा था कि हिंदुस्तान आजाद हो तो दो राष्ट्र के रूप में हो। धार्मिक आधार पर उन्होंने दो राष्ट्र की मांग उन्होंने रखी और जिन्ना ने उसे इम्प्लीमेंट किया। ये तो ऐतिहासिक तथ्य है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। वीर सावरकर पर शोध कर रहे इतिहासकार विक्रम संपत ने अपने एक लेख में लिखा है कि वर्ष 1966 में जब सावरकर की मृत्यु हुई थी, तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि सावरकर का नाम साहस और देशभक्ति का दूसरा नाम है। सावरकर एक महान क्रांतिकारी थे और अनगिनत लोगों ने उनसे प्रेरणा ली थी। लेकिन अब राहुल गांधी शायद ये बात भूल गए। एक और इतिहासकार जयवंत जोगलेकर ने भी अपनी किताब वीर सावरकर फादर ऑफ हिंदू नेशनलिज्म में इंदिरा गांधी के इस बयान का जिक्र किया है। क्या कांग्रेस के पास इन ऐतिहासिक तथ्यों का आज कोई जवाब है? सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रवाद की विचारधारा पर प्रहार करने के लिए ही सावरकर पर हमला किया। कांग्रेस के राज में भी स्कूल की किताबों में सावरकर को वीर सावरकर ही पढ़ाया गया, लेकिन जैसे जैसे देश की राजनीति में बीजेपी का प्रभाव बढ़ा, कांग्रेस की नफरत वीर सावरकर के प्रति बढ़ती चली गई। कांग्रेस की यह नफरत राजनीतिक है। हमने इंदिरा गांधी के ऐतिहासिक बयान का जिक्र किया। अब हम आपको सावरकर के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ विचार सुनवाएंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता आजकल अटल बिहारी वाजपेयी की काफी प्रशंसा करते हैं। उनको भी अटल जी का यह ऐतिहासिक बयान आज बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। अब आरोप ये लग रहे हैं कि सावरकर ने टू नेशन थ्योरी की शुरुआत की थी, जो बिल्कुल गलत है। मुस्लिम समाज सुधारक और शिक्षाविद सर सैयद अहमद खान को टू नेशन थ्योरी का संस्थापक माना जाता है। हम आपको ये बात पहले भी कई बार बता चुके हैं। एक बार फिर इस बात को आपके सामने हम दोहरा रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं ये हम तथ्यों के आधार पर कहते हैं। कई विद्वान ये दावा करते हैं कि वीर सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्व में 1920 में टू नेशन थ्योरी की बात कही थी, लेकिन सच यह है कि इस घटना से करीब 33 वर्ष पहले वर्ष 1887 में सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी की बात की थी। सर सैयद ने 28 दिसंबर 1887 को अपने एक भाषण में टू नेशन थ्योरी की बात की थी। सर सैयद ने अपने भाषण में कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं। अगर आप चाहें तो काजी मोहम्मद अदील अब्बासी की किताब खिलाफत आंदोलन के पेज नंबर 26 पर सर सैयद का यही भाषण पढ़ सकते हैं। इस किताब को नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। वो किताब हम आपको दिखा भी रहे हैं।
सर सैयद की टू नेशन थ्योरी को बाद में मुस्लिम लीग ने अपना लिया। प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल और मुस्लिम विचारक चौधरी रहमत अली ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग उठाई। मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में वकालत कर रहे थे। मोहम्मद इकबाल ही जिन्ना को लंदन से भारत वापस लाए थे। फिर जिन्ना ने इसी टू नेशन थ्योरी के आधार पर पाकिस्तान की मांग की थी। उस वक्त के मुस्लिम विद्वान खुद ही अपने आप को एक अलग कौम मान रहे थे। तब टू नेशन थ्योरी पर अपने विचार रखते हुए सावरकर ने भी हिंदू और मुसलमानों को अलग राष्ट्र कहा था, लेकिन उन्होंने देश को बांटने की बात कभी नहीं कही थी। सावरकर ने हमेशा अखंड भारत की बात कही और आज भी आप देखते होंगे कि सावरकर की विचारधारा को मानने वाले लोग अखंड भारत की ही बात करते हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सावरकर के साहित्य का अध्ययन किया था। उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन में सावरकर के विचारों और उनके आइडिया ऑफ इंडिया पर विस्तार से लिखा है। अंबेडकर की किताब के पेज नंबर 149 पर क्या लिखा है ये आप देखिए। उन्होंने लिखा है, ये बात सुनने में भले ही विचित्र लगे, लेकिन एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के प्रश्न पर मिस्टर सावरकर और जिन्ना साहब के विचार परस्पर विरोधी होने की बजाय एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं और जोर देते हैं कि भारत दो राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र। उनमें मतभेद केवल इस बात पर है कि इन दोनों राष्ट्रों को किन शर्तों पर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। जिन्ना कहते हैं कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर देने चाहिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। मुस्लिम कौम पाकिस्तान में रहे और हिंदू कौम हिंदुस्तान में रहे। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर सावरकर इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में दो राष्ट्र हैं, लेकिन भारत को हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटा जाएगा। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल स्पष्टता से यह लिखा है। ये डॉक्टर अंबेडकर की बहुत प्रसिद्ध किताब है जिसे आप भी पढ़ सकते हैं। अंबेडकर ने सावरकर के साहित्य को पढ़ने के बाद ये बात लिखी थी और इससे पता चलता है कि सावरकर के राष्ट्र की कल्पना में मुसलमानों का भी स्थान था। सावरकर ने मुसलमानों को वोट का अधिकार देने की बात तब कही थी। सावरकर ने भारत के बंटवारे का विरोध किया था। उन्होंने अल्पसंख्यकों को उनके सभी अधिकार देने का वादा भी किया था। वो मुस्लिम धर्म और संस्कृति की रक्षा के समर्थक थे और ये बात इतिहास में दर्ज है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, दुष्प्रचार ये किया जाता है कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से भी माफी मांग ली थी। सावरकर जेल से बाहर रहकर देश की सेवा करना चाहते थे, अपना पूरा जीवन जेल में बिताकर बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो ये मानते थे कि मातृभूमि की सेवा करने के लिए आजाद होना होगा। सिर्फ इस आधार पर सावरकर का मूल्यांकन करना सावरकर के साथ अन्याय है। कई बार महापुरुषों ने अपना लक्ष्य पाने के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाई हैं। महात्मा गांधी ने पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत के वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को एक पत्र लिखा था और इस पत्र की कुछ लाइनें आज हम आपको सुनाना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने लिखा था कि युद्ध के दौरान अगर मेरा बस चले तो मैं भारत के हर सक्षम निवासी को साम्राज्य की सेवा में बलिदान कर दूं। हमें ये मानना चाहिए कि अगर हम ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा कर पाए तो उस सेवा के माध्यम से ही हमने स्वराज पा लिया। ऐसा महात्मा गांधी लिख रहे हैं। इसलिए मेरी नजर में ये साफ है कि हमें अपने हर व्यक्ति को ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा में लगा देना चाहिए। पत्र के आखिर में महात्मा गांधी ने लिखा, मैं ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि मैं ब्रिटिश राष्ट्र से प्यार करता हूं और मैं हर भारतीय में अंग्रेजों के प्रति वफादारी पैदा करना चाहता हूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि महात्मा गांधी ऐसा भी लिख सकते थे? हमने आज इस बारे में कुछ इतिहासकारों से बात की। सावरकर के जीवन पर रिसर्च कर रहे इतिहासकार विक्रम संपत के विचार आज आपका ज्ञान बढ़ा सकते हैं। वो वीर सावरकर के जीवन से जुड़ी घटनाओं पर एक पुस्तक लिख रहे हैं और आज विक्रम संपत ने एक वीडियो के जरिए हमने अपने विचार भेजे हैं। आप भी उनकी बातें आज सुनिए। इनकी मौत पे भी 1966 में जब इनकी मृत्यु हुई तब इंदिरा गांधी जी ने इनके फेवर में जो लिखा था कि बयान दिया था वो ये था कि वो ही इज वन ऑफ द बेस्ट रेवोल्यूशनरीज ऑफ आवर टाइम्स और ही सिंबलाइजेस पेट्रियोटिज्म एंड हीरोइज्म। तो अगर वो एक कवर्ड थे या कायर आदमी थे तो इंदिरा गांधी जी ऐसा करती नहीं और उनके नाम पे स्टैम्प भी निकाला गया तो उनका जो चित्र था उस पे। कभी भी जो पेटिशन थे उसमें भी अगर
अगर आप देखें कभी उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने अपना जो राइट है वो मांगा गवर्नमेंट से। और खुद ब्रिटिश सरकार के एक मिनिस्टर आए गवर्नमेंट के, रेजिनाल्ड क्रेडॉक, 1913 में इनसे साक्षात्कार करने के लिए, और वापस जाते हुए वो अपने मेमोयर्स में लिखते हैं कि सावरकर कैन नॉट बी सेड टू एक्सप्रेस एनी फॉर्म ऑफ रिग्रेट और रिपेंटेंस फॉर व्हाट ही डिड। तो जब ब्रिटिश सूत्र खुद बोल रहे हैं कि हमने जब उनसे बात किया तो न तो उनमें जरा भी रिग्रेट या जो भी है वो है, तो काहे कि हम बार बार ये माफीनामा ये बात करते रहते हैं। मुझे लगता है जब वो 2003 वाजपेयी जी के टाइम पे जब इनका चित्र सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में डाला गया और फिर अंडमान में उनकी ज्योति को बाद में मणिशंकर अय्यर जी ने हटवा दिया, तब से लेके ये कंट्रोवर्सी खड़ा किया गया। ये एक मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी है इनका कद नीचा करने के लिए कि इन्होंने माफी मांगी, ये कायर हैं वगैरह। तो पिटिशन लिखना बहुत ही मामूली सी बात है। तो ये बहुत ही सरल सा ये था, पिटिशन दे दो, बाहर निकल जाओ और उसके बाद आप जो चाहे आप वहां करो। क्योंकि इनका एक बिलीफ था कि प्रिजन के अंदर उनके दबदबे में आप रह के क्या अचीव करेंगे, मर जाएंगे। और वहां जो टॉर्चर्स दिए जाते थे, बहुत सारे राजबंदी ऐसे थे जो या तो पागल हो जाते थे या खुदकुशी कर लेते थे, क्योंकि वहां झेलना इतना मुश्किल था उनके लिए टॉर्चर। तो वहां मरने और सड़ने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ कह के बाहर आ जाएं। और वो बार बार लिखते हैं कि शिवाजी ने भी ऐसा ही कहा था, तो उन्होंने भी औरंगजेब से माफी तो मांग लिया, बाहर आ गए और फिर अपना मराठा साम्राज्य स्थापित किया। तो ये करना ही बेहतर है रादर देन वहां पे सड़ के मरना। तो अभी हमने आपको दिखाया था कि कैसे महात्मा गांधी ने यह लिखा कि वो हर भारतीय में ब्रिटिशर्स के प्रति वफादारी पैदा करना चाहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि महात्मा गांधी ऐसा चाहते ही थे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का विश्वास जीतने के लिए ऐसा पत्र लिखा था ताकि वो आगे अपनी कामयाबी हासिल कर सकें। इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं कि वो अंग्रेजों के सामने झुकने वाले व्यक्ति थे। यही बात सावरकर के संदर्भ में भी लागू होती है। आज हमने आपके लिए सावरकर के जीवन पर एक रिपोर्ट बनाई है। यह रिपोर्ट आपको सावरकर की जिंदगी के बारे में कई नई बातें बताएंगी और साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि आप अपने परिवार के हर सदस्य के साथ बैठकर इस रिपोर्ट को देखिए, खास तौर पर युवा पीढ़ी के साथ। वीर सावरकर की जयंती पर एक बार फिर राजनीतिक घमासान मच गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सावरकर ने टू नेशन थियरी की वकालत की थी। भूपेश बघेल के इस बयान ने इतिहास पर एक बार फिर राजनीतिक बहस छेड़ दी है। जो उन्होंने कहा है वो सोच समझ कर कहा है और इतिहास के को आधार बनाकर कहा है। जिन्ना विभाजन मांग रहे थे और सावरकर जी विभाजन के अगेंस्ट उन्होंने 47 तक वो लड़े हैं, अखंड हिंदुस्तान उन्होंने आंदोलन चलाया है। लेकिन सावरकर जी ने हिंदू समाज के लिए जो काम किया है वो कभी नहीं भूल सकते कोई भी, और इसीलिए यह एक सम्मान उनको दिया गया। आजादी के बाद भी सावरकर के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी गई। लेकिन राजस्थान की सरकार ने नई पुस्तकों में सावरकर के नाम के पहले लगा वीर शब्द हटा दिया। राजनेताओं की तरह इतिहासकारों और विद्वानों के दृष्टिकोण भी सावरकर पर अलग अलग हैं। लगता है कांग्रेस एक नई संस्कृति का जन्म दे रही है, जिस संस्कृति में पाकिस्तान के विभाजन को और पाकिस्तान का जो कथित कायदे आजम है उसका महिमा मंडन होगा। कुछ दिन बाद कांग्रेस सावरकर जी की आलोचना करते करते महात्मा गांधी की भी आलोचना करना शुरू कर देगी। 1922-23 में उन्होंने एक हिंदुत्व पर किताब लिखी जिसमें साफ तौर से हिंदू राष्ट्रवाद की बात की और हिंदू देश, हमारा भारतवर्ष हिंदुओं का देश है, इसकी बात की और उस राजनीति को उन्होंने आगे बढ़ाया।
द्वीप ले जाया गया जहां उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं। करीब 10 वर्ष तक उन्हें काला पानी में अंग्रेजों के अत्याचार झेलने पड़े। हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, आप सोच भी नहीं सकते कि किन कठिन हालात में वो जी रहे होंगे, किस हालात में वो इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ रहे होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत विस्तार से बताया है कि कैसे काला पानी में सावरकर पर बहुत कड़ी नजर रखी जा रही थी। सावरकर जी की अतिरिक्त सुरक्षा का प्रबंध था। कमरे के बाहर कोठरी, काल कोठरी के बाहर एक कोठरी, और कैदियों से तो दालान में जाकर मिला जा सकता था। सावरकर जी की कोठरी के आगे भी एक कोठरी बनाकर सींचे खड़े कर दिए गए। आज की राजनीति में आप बार बार हिंदुत्व शब्द सुनते हैं। इस शब्द की रचना वीर सावरकर ने ही की थी। वर्ष 1924 के बाद उन्हें नजरबंदी से रिहा तो किया गया, लेकिन उन्हें रत्नागिरी से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। अंग्रेजों की नजरबंदी से रिहा होने के बाद वीर सावरकर ने अपना ध्यान हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधने और हिंदू नव जागरण पर लगाया। उन्होंने हिंदू धर्म में छुआछूत खत्म करने के लिए अभियान चलाए और अनुसूचित जाति और सवर्ण जातियों के लोगों के सहभोज यानी एक साथ भोजन करने पर विशेष जोर दिया। जो मेन प्रॉब्लम हिंदू सोसाइटी के लिए था वो था अस्पृश्यता का और अनटचेबिलिटी। तो इसके उद्धार के लिए उन्होंने बहुत काम वहाँ किया। पहला सहभोजन, जो इंटरकास्ट डाइनिंग और फिर इंटरकास्ट मैरिज, और फिर मंदिरों में जो अछूत जातियां जिनको कही जाती थी उनका प्रवेश, इन सब के लिए उन्होंने बहुत बड़ी एक मुहिम छेड़ी। वर्ष 1937 में जब वो पूरी तरह रिहा हुए तब वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बने। वर्ष 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। इस हत्या का आरोप वीर सावरकर पर भी लगा, लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वीर सावरकर को अपने आदर्श पुरुषों में शामिल किया है। पहले जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने वीर सावरकर को अपना आदर्श पुरुष माना। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी वीर सावरकर से काफी प्रभावित थे। सवाल यह है कि अगर उस वक्त वीर सावरकर एक देशभक्त और क्रांतिकारी थे, तो आज उनकी तुलना जिन्ना से करके उनको अपमानित करने का क्या औचित्य है। जिस व्यक्ति की तस्वीर को संसद में पूरे सम्मान के साथ लगाया जा चुका हो, उसके नाम से वीर शब्द हटाना एक निचले स्तर की राजनीति है। दिल्ली से जयपाल शर्मा और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वीर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के लोग वीर सावरकर को महान देशभक्त मानते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महाराष्ट्र की 48 में से सिर्फ एक सीट पर जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि वो सिर्फ वीर सावरकर जैसे महापुरुषों का अपमान नहीं कर रही, बल्कि लोगों की भावनाओं का भी अपमान कर रही है, और इसे जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही। उन्होंने इस बार चुनाव में भी देख लिया। कांग्रेस में राहुल गांधी के इस्तीफे का फैमिली ड्रामा आज भी जारी है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि राहुल गांधी अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। उन्हें मनाने की कोशिश कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस समय कर रहे हैं। कांग्रेस में गांधी परिवार के रूठने और मनाने का दौर आज का नहीं है, बड़ा पुराना है। इंदिरा गांधी के जमाने से शुरू हुआ यह दौर राहुल गांधी तक जारी है। आपको याद होगा, वर्ष 1977 में इमरजेंसी के बाद कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद इंदिरा गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में काफी मनाए जाने के बाद आई थी। इसी तरह 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने राजनीति में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो राजनीति से दूर रहना चाहती हैं। लेकिन कांग्रेस में गांधी परिवार के चाटुकार नेताओं ने 1998 में सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को अध्यक्ष बना ही दिया और उन्हें राजनीति में आने के लिए मना लिया। वर्ष 2004 में यूपीए की जीत के बाद जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार किया था, तो 10 जनपद के बाहर उन्हें मनाने के लिए कई दिन तक ड्रामा चलता रहा और फिर सोनिया गांधी को त्याग की एक मूर्ति साबित किया गया, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था और ये कहा गया कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। और उनके घर के सामने कई दिनों तक हजारों कार्यकर्ता उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे कि वो मान जाएं देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद सोनिया गांधी ने पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश भी की थी,
की थी, लेकिन वो भी पेशकश ही रह गई। 2019 में इस्तीफे का ये सीरियल कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच गया है। असल में कांग्रेस में गांधी परिवार की करीबी एक मंडली हमेशा से रही है, जो गांधी परिवार के किसी सदस्य के इस्तीफे के बाद विलाप करती है और इस्तीफा वापस लेने के लिए उन्हें हमेशा मनाती रहती है। दरअसल ये मंडली बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अगर पार्टी की सत्ता गांधी परिवार के अलावा किसी और के पास चली गई तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, जैसा कि नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी के दौर में भी हुआ था। लेकिन जनता को यह नाटक अब अच्छी तरह से समझ में आने लगा है और जब तक कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं करती कि वो वंशवाद के रास्ते पर चलेगी, परिवारवाद के रास्ते पर चलेगी या फिर कोई नया नेता चुनकर लाएगी, तब तक आगे का रास्ता कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है। 30 मई को नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन इस बार जो इतिहास रचा जाएगा उसे पाकिस्तान सिर्फ दूर से ही देखेगा। इमरान खान दूर से बैठकर देखेंगे, शायद टीवी पर देख पाएंगे। 5 साल पहले जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन के सदस्य देशों को अपने शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण दिया था। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे और वो आए थे भारत। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक संगठन के सदस्य देशों को न्योता दिया है। बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का एक आर्थिक सहयोग संगठन है। जून 1997 में बने बिम्स्टेक संगठन में भारत के अलावा नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। इसमें पाकिस्तान नहीं है। इमरान खान को इस ऐतिहासिक पलों का हिस्सा न बन पाने का मलाल पूरी जिंदगी रहेगा। वो ये जानकर और भी बेचैन हो जाएंगे कि भारत ने 2 गैर बिम्स्टेक देशों जैसे किर्गिस्तान और मॉरिशस को भी इस बार निमंत्रण भेजा है, लेकिन इमरान खान को नहीं बुलाया है। शपथ ग्रहण के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर सार्क के सभी देशों को न्योता दिया गया है। ये एक तरह से पाकिस्तान का बहिष्कार है। बिम्स्टेक देशों को न्योता देकर भारत ने साफ किया है कि मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश जारी रखेगी। साथ ही इस पूरे इलाके में भारत को अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बनाने पर जोर दिया जाएगा। ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने पाकिस्तान को इस तरह से नजरअंदाज किया है। इससे पहले 2016 में जब भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की थी, तब भी मोदी सरकार ने सार्क के बजाय बिम्स्टेक देशों को न्योता दिया था। पाकिस्तान को सार्क संगठन में किनारे करने की कोशिश 2016 में ही शुरू हो गई थी। तब उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने इस्लामाबाद में होने वाली 19वीं सार्क बैठक का बहिष्कार किया था। इसमें सार्क के बाकी सदस्य देशों ने भी भारत का साथ दिया था। दक्षिण एशिया में भारत के लिए बिम्स्टेक ही भविष्य है। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और मजबूती से लागू करने में मदद करेगा। यह संगठन दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एक पुल माना जाता है। यह पाकिस्तान के साथ चीन को भी काउंटर करने की रणनीति है, जो आक्रामक नीतियों के साथ हिंद महासागर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। हमारे तरफ जो पाकिस्तान का नज़रिया है वो बहुत अच्छा नहीं है, और जब तक वो सुधर न जाए तब तक निस्संदेह हम सार्क के ज़रिए या सीधे उनकी तरफ बहुत ज़्यादा बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए हमें ये तय करना पड़ा, भारत की सरकार को तय करना पड़ा कि हम बिम्स्टेक के राष्ट्रों को लेकर आएंगे। बिम्स्टेक में देखिए 6 और देश हैं जो मेंबर्स हैं हमारे पड़ोसी। वो हैं नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, और इसमें जो ईस्ट एशिया की तरफ हमारी एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसको ये दर्शाती है। संदेश हम ये देना चाहते हैं कि हम भारत की जो तरक्की होगी, जो सबका साथ सबका विकास होगा, उसमें हम अपने पड़ोसी देशों को भी साथ लेकर साथ चलना चाहते हैं। ये पाकिस्तान को बार बार बताने की कोशिश की जा रही है कि आप कृपया करके टेररिज्म का हथकंडा मत अपनाएं। टेरर एंड टॉक कैनॉट गो टुगेदर। जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध चल रहा था, तब भी भारत ने बंगाल की खाड़ी की घेराबंदी कर दी थी और इसके बाद पाकिस्तान समुद्र के रास्ते आज के बांग्लादेश और तब के पूर्वी पाकिस्तान को रसद नहीं पहुंचा पाया था और वो युद्ध हार गया था।
वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक हैं। ये उन नेताओं को संदेश था जो वोट लेने के बाद पद तो हासिल कर लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। और इस बार भी चुनाव जीतने के बाद उन्होंने यही कहा कि वो चाहते हैं कि देश से वीआईपी कल्चर समाप्त हो जाए। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1883 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। वीर सावरकर हिंदुत्व शब्द और विचारधारा की रचना करने वाले दार्शनिक और लेखक भी थे। सावरकर अखंड भारत की विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने लंदन से कानून की पढ़ाई की थी। इस दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस किताब में 1857 की क्रांति का इतिहास था। वर्ष 1923 में आज ही के दिन आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव का जन्म हुआ था। एनटी रामाराव तेलुगु फिल्मों के मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था और फिल्मों के बाद एनटी रामाराव राजनीति में आए। 1982 में रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की। 1983 से 1995 के बीच वो 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वैसे उनका तीसरा कार्यकाल सिर्फ 9 महीने ही चला। 23 अगस्त 1995 को रामाराव को मुख्यमंत्री और टीडीपी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था और ये काम किसी बाहर वाले ने नहीं, खुद उनके अपने दामाद चंद्रबाबू नायडू ने किया था। चंद्रबाबू नायडू अब भी टीडीपी के अध्यक्ष हैं। 18 जनवरी 1996 को 73 वर्ष की उम्र में एनटी रामाराव का निधन हो गया था। वर्ष 1908 में आज ही के दिन ब्रिटिश लेखक और पत्रकार इयान फ्लेमिंग का जन्म हुआ था। वो ब्रिटिश नेवी में इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। फ्लेमिंग ने ही जेम्स बॉन्ड सीरीज के नॉवेल्स की रचना की थी। इयान फ्लेमिंग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की नेवल इंटेलिजेंस डिवीजन में काम करते थे। उस समय वो ऑपरेशन गोल्डन आई की प्लानिंग से जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने उस अनुभव को भी जेम्स बॉन्ड के नॉवेल्स में लिखा। इयान फ्लेमिंग ने अपना पहला बॉन्ड नॉवल वर्ष 1952 में लिखा था जिसका नाम था कैसीनो रॉयल। वर्ष 2002 में आज ही के दिन नासा के अंतरिक्ष यान मार्स ओडिसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ होने के संकेत भेजे थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र है। बात बात पर इस लोकतंत्र को खतरे में डालने वाले लोगों से हमेशा सावधान रहिए। नमस्कार।